लिपस्टिक। तुम मेरे खूबसूरत होठों को स्मूथ और अच्छा बनाती हो, लेकिन आज विशाल के पैरों तले कुचली जाओगी। माँ, मेरे पति की भलाई के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं किसी फल की आशा नहीं रखती। मेरे गले में मंगलसूत्र बांधकर मुझे ये जिंदगी देने वाले वो साहब जी, मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकती। बस मैं उस दिन की राह देख रही हूँ जब साहब जी मुझे दिल से समझे। जब हम गांव के त्योहार में गए थे तो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिला था हमें, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे संभव है। लेकिन अब मैं समझ पा रही हूँ आपकी लीला माँ। साहब जी ने तलाक के कागजात को फाड़ दिया और कहा है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक उन कागजों के कोई मायने नहीं है उनके लिए माँ। जब तक मेरी जान में जान है मैं अपनी जान उन्हें दे दूंगी, लेकिन तलाक नहीं दूंगी माँ। साहब जी को समझाना और मुझे संतान का सुख देना, ये जिम्मेदारी आपकी है माँ। आती हूँ माँ। हासनी मेम साहब जी कहाँ गई? हासनी मेम साहब जी, हासनी मेम साहब जी। हासनी मेम साहब जी, हासनी मेम साहब जी, हासनी मेम साहब जी। हासनी मेम साहब जी। प्लान ये है कि वो तुम पर पैर रखेंगे और फिसलकर सीढ़ी से गिर जाएंगे और मैं उन्हें पकड़ लूंगी। रोमांटिक कैच। ओके? थैंक यू। आपको पकड़ने के लिए? नहीं, मैं गिर रहा था ना, तो गिरने से बचाने के लिए। 1 सेकेंड। थैंक्स का मतलब मुझे लगा कि आप मेरे साथ हाथ मिलाएंगे। शायद जल्दी देख लो।
सी यू। समझ में नहीं आया ना? मेरे बेटे की बातें ही नहीं, कभी कभी वो खुद भी समझ नहीं आता। यही तो आंटी, आई एम जस्ट वंडरिंग, गिरने वाले को बचाया तो ऐसे थैंक्स बोल रहा है जैसे कि सिग्नल पर मैं कुछ मांग रही हूँ। हाथ मिलाओ बोल रही थी तो फिर मुझे कमिंग सून कहकर ऐसे ही चला गया। क्रेजी नो। विशाल किसी पर लट्टू होकर बात नहीं करता, समझ गई ना? लड़कियों पर लट्टू नहीं होता है, इतना ही ना। हाँ, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का प्यार समझ में आता है, लेकिन किसी लड़की का नहीं। अब तुम्हें एक ऐसी लड़की बनकर उसे इम्प्रेस करना है जो उसे पसंद आ जाए। इतने दिनों तक मुझे लगा कि वो लड़की के सेंटीमेंट से बह जाएगा, लेकिन मेरी खूबसूरती पर भी फिदा नहीं हुआ, इसीलिए मुझे कुछ सोचना होगा। दोष, यमराज का दोष डुबाने आ रहा है, अशांति छाने वाली है, जान बचाना मुश्किल है। स्वामी, किसकी जान? कौन सा दोष? मृत्यु दोष, तुम्हारे पति की जान। उसने घर पर कोई फूल लाकर नहीं रखा है, उसके चेहरे पे कोई सुकून भरी मुस्कान नहीं है। मतलब आप उन वकील साहब जी की बेटी के बारे में बोल रहे हैं ना? उनकी वजह से ना, उन्हीं की वजह से मेरे पति की जान खतरे में है। भविष्य तुम जानती हो, तुम जानती हो, ये मैं भी जानता हूँ। मैं भविष्य में होने वाले खतरे को महसूस कर सकती हूँ, पर स्वामी जी वो खतरा किस रूप में आएगा? कृपया करके आप मुझे रास्ता दिखाइए। रास्ता है, उस रास्ते पर तुम्हारे पति को चलना होगा। 7 कदमों की ऊंचाई पे है वो। एक शुभ समय का काल है, वो सन्नाटों से भरा एक शब्द है, फूल पत्ते से पूजे गए वेद है वो। तुम्हारे पति की दूसरी शादी ही इसका समाधान होगा। मतलब स्वामी जी, मेरे पति को दूसरी शादी करनी होगी क्या? तुम्हें ही करवानी होगी। तुम्हें अपने हाथों से ही मेहंदी लगानी होगी, अपने हाथों से ही अपने पति के सिर पे सेहरा बांधना होगा। तभी तुम्हारे माथे पर तुम्हारे पति की किस्मत क्या है, उसका भविष्य क्या है, पता चलेगा। वो मुझे समझना शुरू करेंगे, मुझे अपना मानना शुरू करेंगे। ये उम्मीद लगाकर मैं बैठी ही थी कि इतने में फिर से शादी, और वो भी मेरे हाथों से। मतलब ऐसे में मैं उस घर की महालक्ष्मी बनकर कैसे रहूंगी?
स्वामी जी, बोलिए। और कोई रास्ता नहीं है। अपने पति को बचाने का रास्ता अगर तुम्हें पता करना है तो उस दिशा में तुम्हें कदम रखना ही होगा। जब तक साहस नहीं दिखाओगी तब तक सुहाग को नहीं बचा पाओगी। कदम रखो। जिसने मंगलसूत्र बांधा है उसे किसी और को मंगलसूत्र पहनाने दो। ये कार्य करने की हिम्मत दिखाओ। उन पर मंडरा रहे सारे खतरों से उन्हें कैसे बचाऊं, ये समझ ही नहीं आ रहा था। स्वामी जी ने मुझे अब हल बताया है। उनकी रक्षा करने के लिए मुझे ये थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। हाँ। नैनी, तुमसे मिलने के लिए विशाल सर 2 बार आके गए हैं। नैनी, हाँ दीदी। विशाल सर 2 बार आके गए हैं। अच्छा, कहाँ है साहब जी? ऊपर अपने कमरे में है। ठीक है। हे, यहाँ यहाँ आओ। साहब जी ने बुलाया है मुझे। चलो। अंडा पहले आया या फिर मुर्गी? इसका जवाब मुर्गी होना चाहिए। इस दुनिया में माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मेरे बारे में तुम मेरे बेटे से कुछ भी कहोगी तो वो मानेगा ही नहीं। मैं यहाँ पर हूँ और तुम नारियल का टुकड़ा ले जाकर मेरे बेटे के पास दबे पाँव जाओगी तो कैसे चलेगा? मंदिर जाकर आई हूँ मेम साहब जी। टीका लगाएंगी? तुमने लगाया है ना सिंदूर, तो फिर अब इस टीके की क्या जरूरत है? ऊपर नीचे 2 लकीरें खींचकर दस्तखत करना आता है। विशाल तो बेवकूफ है इसीलिए वो मान गया, पर मैं उसके जैसी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी चालें समझती हूँ। तुम्हारा दस्तखत ही नहीं, तुम्हारा बर्ताव भी टेढ़ा ही है। क्या लगा,
जब तक तुम तलाक नहीं दोगी तब तक विशाल भी तलाक नहीं देगा। पेपर्स फाड़ दिए, इसी खुशी में मंदिर गई थी क्या? मेम साहब जी, मुझे हासनी मेम साहब जी लेकर गई थी। वो बेवकूफ क्या करती है उसे खुद भी पता नहीं होता। तुम क्या कर रही हो ये मुझे पता होना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। मेरे बेटे को अपनी सुंदरता से या अपनी मासूमियत से या अपनी खुशी से या विचारों से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करोगी तो जान से मार डालूंगी। समझ गई ना तुम? ऐसा नहीं करूंगी मेम साहब जी। तुम भले ही ऐसा कुछ ना करो। तुम अच्छी हो, महान हो और इस घर की बहू हो। अगर उसे लगा तो उसके बाद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं खुद को खत्म कर दूंगी। किसी की जान लेना या जान देना, दोनों में से एक तो जरूर होगा। अगर पहले वाला हुआ तो किसकी जान लूंगी ये मैं खुद भी नहीं जानती। और अगर दूसरा वाला हुआ तो मैंने जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है उस बेटे के पास उसकी मां नहीं रहेगी। तो अब तुम बोलो क्या बोलना है। तुम्हारे पति की दूसरी शादी ही इसका समाधान होगा। बोलो। चंद शब्दों में बताती हूँ मेम साहब जी। माँ के नहीं होने का दुख विशाल बाबू को नहीं होना चाहिए और मैं होने भी नहीं दूंगी। गुड। गांव की इस चिड़िया ने चिमटी काटने से पहले समझ लिया कि दर्द क्या होता है। अब यही विशाल को शादी के मंडप तक ले जाएगी। साहब जी। ओ, आ गई नहीं। मॉर्निंग से ही मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मंदिर गई थी साहब जी, टीका लगा लीजिए। नैनी, मुझे ये फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं आते हैं, तुम्हें पता है ना। तो फिर भी क्यों ऑफर कर रही हो? इट्स ऑल राइट। तुम्हारे लिए मान जाऊंगा, पर तुम्हें ही मुझे टीका लगाना होगा। साहब जी, आप मुझे टीका लगाने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, फिर आप ही लगा दीजिए। क्योंकि नैनी नहीं मान रही है ना। वहाँ पर कोई है क्या साहब जी? है ना? तो फिर जब मैंने तुम्हें टीका लगाने को कहा तो मुझे लगाने को बोल रहे हो क्या? ऐसे सवाल पूछ रही हो तुम? मेरी आंखों के सामने जो है वो नैनी ही है ना। मैंने जब तुम्हारे माथे पर टीका लगाया था तब तुम्हें खुशी हुई थी, अभी मुझे खुशी होगी, इसलिए लगाओ।
मुरली की तानों सी वेदों पुराणों सी मोहन की गीता के जैसी तुमसे है अच्छाई तुमसे ही सच्चाई तुलसी की सीता के जैसी तुम। ऐसे क्यों देख रहे हैं साहब जी? माँ भी ऐसे ही एक हाथ से दाढ़ी पकड़कर दूसरे हाथ से कंघी किया करती थी। मेरी आंखों के सामने अभी भी मेरी माँ ही है, ऐसा लग रहा है। बीवी में माँ को देखने वाला पति भगवान होता है। मेरे दादाजी ऐसा कहा करते थे। और उन भगवान की छाया में ही मैं हूँ। इसका मुझे गर्व है और खुशी भी है। आपको जो टीका लगाया है उसकी रक्षा मैं अपने दिलो जान से करूंगी। नैनी, मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, मैं ये बात समझ गया हूं। तुम जैसी अच्छी लड़की के साथ परशुराम मामा ने धोखा करना चाहा, ये मुझे पसंद नहीं आया। मेरे अपनों के साथ कोई धोखा करे तो मैं सह नहीं सकता नैनी। लकीली इसमें मां का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर इसमें किसी भी तरह का मां का इन्वॉल्वमेंट है, ये मुझे पता चलता, उसी पल मेरा दिल, ये दिल फट जाता नैनी। वैसे भी मां ऐसा क्यों करेंगी? ऐसा कभी नहीं करेंगी। पसंद हो या ना पसंद हो, वो डायरेक्टली बात करेंगी, पर मां गलती से भी कोई गलती नहीं करेंगी। तिलोत्तमा मेम साहब जी पर इतना भरोसा और इतना प्यार करते हैं। अगर मैं उन्हें सब सच बताऊंगी तो वो यकीन नहीं करेंगे और सह नहीं पाएंगे। हाँ नैनी, तुम हमेशा दुखी होते हुए भी कष्ट सह लेती हो, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा होगा तो ही सही रहेगा। अब मुझे तुम्हें खुश देखना है, ये मैं सोचा करता था। पर एक ही बार में तुमने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया जब तुमने वहां साइन किया। तभी मुझे बहुत ग्रेट फील हुआ, पता तुम्हें? सच में साहब जी, मैंने अब दस्तखत करना सीख लिया है, ये जानकर आपको अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो चीट करना चाहते हैं उन्हें चेकमेट करने के बाद जो फील होता है ना, वो बहुत ही कमाल का होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तुम अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो कहकर कमेंट करने वालों को तुमने सबक सिखा दिया। एक ही बार में तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुमने साइन करना सीख के बहुत अच्छा काम किया है। नहीं तो वहां अंगूठा लगाने वाली तुम ही हो, ऐसा कहकर वो लोग मुझे धोखा देते थे नैनी। एनीवे, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं। मुझे माफ करोगी ना नैनी? ये क्या साहब जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं मुझसे? परशु मामा हमारे फैमिली मेंबर ही है ना। माँ ने मारा इसीलिए चले गए, सो माफी मांगने की जिम्मेदारी मेरी हुई। गलती किसी और ने की, पर माफी आप मांग रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना नैनी, हमारे परिवार में अगर कोई भी गलती करे तो उसकी सफाई देना जरूरी है और माफी मांगना भी जरूरी है। तो मुझे माफ करोगी ना? हाँ
तुम्हें अपने हाथों से ये सब करवाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से ही पति को सजाना होगा, तैयार करना होगा। तभी तुम्हारे भाग्य में ये जानने की संभावना होगी कि तुम्हारे पति के साथ क्या होने वाला है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपको सच कैसे बताऊं। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए साहब जी। नैनी, हाँ बोलो, माफ करोगी ना? साहब जी, क्षमा करने के लिए मेरी एक शर्त है। शर्त है? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्या करना है बोलो नैनी, 1 मिनट में उसे कर दूंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे तहे दिल से माफ कर दो, तभी मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। बोलो, क्या करना होगा? नैनी, बोलो। आपको फिर से शादी करनी होगी। यही मेरी आपसे शर्त है। जब तक तुम तलाक की बात नहीं करोगी, तब तक तलाक मेरी मर्जी से नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा था ना। हमारी शादी सच्ची नहीं है, ये आपने बार बार कहा है ना साहब जी। ऐसी शादी को रद्द करने के लिए आपको मुझे तलाक देने की क्या जरूरत है? अभी मैं दूसरी शादी क्यों करूंगा? उसकी क्या जरूरत है नैनी? मुझे है साहब जी। मुझे नहीं है नैनी, मुझे नहीं है। ऐसे मत कहिए। आपको शादी करनी होगी। आपने कहा था कि आप शर्त मानेंगे साहब जी। ये बोलने जितना आसान नहीं है नैनी। अगर मैं शादी करूंगा तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, तुम्हें पता है ना। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो आसान नहीं होगा, बोझ बढ़ जाएगा मुझ पे। तुम नादान हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। प्लीज प्लीज बात को समझो। नहीं साहब जी, अगर आप शादी करेंगे तभी सब सही होगा। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये आप जानते हैं ना। हाँ तो मेरी शादी करवा दोगी? हाँ, करवानी होगी साहब जी। मेरे हाथों से ही सब कुछ होना चाहिए। मेंटल, तुम्हारी आंखों के सामने अगर मेरी शादी हुई तो तुम सह नहीं पाओगे, ये जानती हो ना। जब मैंने खुद कहा है कि आप शादी कर लीजिए तो दुख क्यों होगा मुझे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर यही बात तुम मेरी तरफ देखकर बोलो। मुझे देखकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो नैनी। तुम मुस्कुरा रही हो क्या? आपकी शादी होगी तो
मुझे खुशी होगी साहब जी। ऐसे कैसे बात कर रही हो नैनी? तुमसे खुशी से बात करने की राह देख रहा था मैं। अब तुम ये बात बोलकर मुझे दुख पहुंचा रही हो। मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ साहब जी। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। माफ करोगी सोचा था मैंने, पर ऐसे सजा दोगी सोचा नहीं था। अगर आप मेरी शर्त मानेंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी। नहीं, मैंने सुना तुम और हासिनी मंदिर गए थे। हाँ मेम साहब जी। माता जी का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे, इसीलिए तो विशाल ने भी तलाक के पेपर्स फाड़कर फेंक दिए। ये क्या? इस बात से तुम्हें खुशी से झूम उठना चाहिए, पर तुमने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। खुशी से झूम उठूंगी तो कैसे चलेगा मेम साहब जी? अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मंदिर में भी ऐसे ही कह रही थी दादी, घर जाते हैं कहकर जिद कर रही थी। शायद मेरे पोते से मिलना चाह रही थी। साहब जी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ना मेम साहब जी, भले ही नौकरानी बनकर ही क्यों ना। अभी भी तुम खुद को नौकरानी कह रही हो? भले ही विशाल ने कुछ कहा नहीं, पर सबको समझ आ गया है नैनी, है या नहीं? नहीं मेम साहब जी, जो हुआ उसे होना था, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, और जो होने वाला है वो होकर रहेगा। वो क्या है हमें भी तो मालूम चलना चाहिए ना। अगर शुभ होगा तो हम भी भाग ले लेंगे। जो होने वाला है वो साहब जी की शादी है। ये क्या कह रही हो नैनी? जैसी आपकी इच्छा थी वैसा ही होगा मेम साहब जी। तलाक पे अंगूठा लगाने को लेकर उससे दुखी होकर साहब जी ने मुझसे माफी मांगनी चाहिए। उसी समय मैंने उनके सामने शर्त रख दी। मतलब कंडीशन? क्या शर्त रखी? यही कि साहब जी दूसरी शादी कर लें। माँ, वल्लभ, परशु मिला क्या? मामा जी कोई छोटे बच्चे हैं क्या माँ, जो वो गुम हो जाएंगे? कभी कभी वो छोटे बच्चों जैसा बर्ताव करता है। जानबूझकर उसने फोन स्विच ऑफ किया है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो माँ, मैं उन्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। जरूर मामा जी को घर लेकर ही आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा। बाय माँ। ठीक है। टेंशन मत लीजिए आंटी, किसी पर निर्भर होकर जीने वाले अपना एड्रेस भले ही ना बताएं, पर आखिर में घूम फिर कर यहीं आ जाते हैं। जैस्मिन, मेरे सामने ही मेरे भाई की इंसल्ट कर रही हो? अगर मुझ में इतनी भी हिम्मत ना होती तो आपसे हाथ मिलाकर विशाल से शादी करके जायदाद आपको दूंगी। ऐसा कैसे बोलती आंटी? षड्यंत्र रचने वाले ऐसे रूठ कर नहीं जाते, या इस पार या उस पार तय करते हैं। आपकी तरह या मेरी तरह षड्यंत्र रचने का दिमाग होगा तो ही मैरिज को मैनेज कर पाएंगे ना। Am I right? 100% करेक्ट। और एक बात ये है कि नयनी विशाल की रक्षा कवच है, बाउंड्री है। ऐसा घर वाले क्या बोलते जा रहे हैं? असल में उसे परमानेंटली रास्ते से हटा दे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा ना। बस एक बार तुम्हारी शादी विशाल से हो जाए,
उसके बाद उस नैनी को इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगी। वो अपने गांव चली जाएगी या गांव में किसी को मुंह न दिखा सके इसलिए गांव से दूर चली जाएगी। ये उसकी मर्जी। माँ, ऐसे क्यों खड़ी हो माँ? परशु मामा की फिक्र हो रही है। थैंक गॉड, मतलब विशाल ने कुछ सुना नहीं, नहीं तो सारा सच आज ही बाहर आ जाता। मेरे भाई को मैंने ही इस घर में रहने दिया था। मासूम नैनी को ऐसे धोखा देगा मैंने कभी नहीं सोचा था। बेटा मेरा भाई है इसलिए उसके पाप की सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए ना। बेचारी आंटी बहुत उदास हो गई है विशाल। माँ, जो हो गया सो हो गया। अब आप अगर खुश रहेंगी तभी तो मुझे शांति मिलेगी माँ। पर वो खुशी कहाँ से आएगी विशाल? मैं लेकर आऊंगा माँ। मैं आपसे एक बात बोलूंगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। वो बात क्या है बताइए? आंटी का चेहरा खिलखिलाए ये तो मुझे भी देखना है। माँ, यहाँ नहीं, मैं सबके सामने ये बात बोलूंगा, ठीक है? कम। बहन रुको, ये क्या? मंदिर में कुछ और, घर में कुछ और बोल रही हो। अब क्या हो गया है तुम्हें? मेरे पोते ने तुमसे माफी मांगी तो तुम क्या अपने आप को सजा दोगी नैनी? नहीं मीम साहब जी, मैंने जो आज फैसला लिया है, मैं जानती हूँ ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्य हो रहा है, पर कल आपको जरूर खुशी होगी। तुम्हें विशाल समझ रहा है जब हम ये सोच रहे थे, तो अब तो तुम हमें ही समझ नहीं आ रही हो नैनी। तुम्हारी बातों का ना कोई भी मतलब नहीं रह गया। हमारी खुशियों के लिए तुम अपने आप को मुसीबत में मत डालो बेटी। अगर आप लोग खुश हैं तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए मीम साहब जी। सच कहूँ तो मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं आपको बता भी नहीं सकती। देखकर लग रहा है कि यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। ये बात तुम और नैनी ही बोल रहे हो विशाल। इट्स ऑल राइट। तो आप सभी की खुशी को मैं दोगुना कर देता हूँ। गुड न्यूज़ है कहकर आपने हमें बुलाया। वो क्या है हमें बताएंगे? लगता है इसे रहा नहीं जा रहा है। बोलो विशाल। एक्साइटमेंट के कारण हार्ट अटैक आ जाएगा और ये चल बसेगी। बात ऐसी है कि अब से मुझे तलाक के बाद की चिंता नहीं करनी होगी। जैसा नैनी ने कहा था, हमारी शादी का कोई मतलब नहीं है। मैंने सही कहा ना नैनी? मतलब साहब जी ने मेरी शर्त मान ली है। इनकी शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले मुझे ये शादी रोकनी ही पड़ेगी। इससे पहले आने वाले खतरे का मुझे सामना करना ही होगा। शायद तभी साहब जी मुझे समझ पाएंगे। बेटा, मतलब तुम नैनी को डिवोर्स नहीं दोगे? लीगली पहली शादी रद्द किए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं ना? असल में वो शादी थी ही नहीं, ये कहने पर ही वो शादी रद्द हो गई।
इसके साथ अन्याय मत करो विशाल। बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये अपने इच्छानुसार इस घर में रह सकती है। मतलब नौकरानी के तौर पर ही रखोगे? तनख्वाह भी दूंगा इसे। लो पकड़ो नैनी। इतने दिनों तक एडवांस के तौर पर तुमने 1 रुपए भी नहीं लिए। सैलरी के तौर पर दे रहा हूं। रख लो इसे। बहन, तुमने ये ले कैसे लिया? मतलब तुम घर में सर्विस करने के लिए रह रही हो, ये मानकर चल रही हो क्या? तुम इसका अपमान कर रहे हो विशाल। नहीं मेम साहब जी। साहब जी बहुत ईमानदार हैं और मैं भी यही चाहती हूँ। साहब जी, मेरी जिंदगी की ये पहली तनख्वाह है। साहब जी, आप मेरे मालिक हैं और आपने मुझे तनख्वाह दी। मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आपकी बीवी होने का दर्जा चाहिए। मैं ऐसा कहूंगी या नहीं, ये देखने के लिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना? पर साहब जी, मेरे सामने दूसरी अग्नि परीक्षा है। उस अग्नि परीक्षा में जीतूंगी तभी हमारा रिश्ता बरकरार रह पाएगा साहब जी। तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो। मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितनी जिद्दी हो नैनी। तो फिर जब तक तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाकर हमारी शादी के रिश्ते की अहमियत है, जब तक मैं आपको तलाक नहीं दूंगी, तब तक आप शादी कैसे करोगे? ऐसा बोलकर लड़ोगी नहीं, तब तक मैं भी आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ। तो तुम्हारे और नैनी के बीच का रिश्ता सिर्फ एक मालिक और एक नौकर का ही है, ये बात हमें समझ आ गई है। What next बेटा? दिवाली पर लक्ष्मी पूजा करेंगे ना माँ, तो उसी दिन मैं सबके सामने दोबारा शादी करने वाला हूं, ये बात अनाउंस करूंगा। पूजा हो सकती है या पार्टी भी हो सकती है, सारी तैयारियां तनख्वाह लेने वाली ये नैनी सब कुछ खुद ही करेगी। मेरे अंदर जो तूफान चल रहा है वो आपको नजर ना आए, इसलिए अपने आंसुओं को रोककर मुझे आपकी परीक्षा को पार करना होगा, और मैं करूंगी साहब जी। मैं आपको हमेशा खुश नजर आऊंगी। तुमने बहुत अच्छी खबर दी बेटा, मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता ही नहीं सकती।
मुझे भी। माँ जी, विशाल दूसरी शादी की बात कर रहा है और आप खुश हो रही हैं? हाँ, मैंने अपने पोते की शादी तब नहीं देखी, लेकिन अब देख पाऊंगी। सब भगवान की लीला है। आपने अचानक से पार्टी कैसे बदल ली दादी? सडनली शॉक मत दीजिए, मेरा छोटा सा दिल सह नहीं पाएगा। समझो बड़े बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद दे दिया है, और क्या चाहिए। पगली कहेगी। विशाल ने कहा कि अब वो तलाक की फिक्र नहीं करेगा। अगर वो तलाक देगा ही नहीं तो मेरे पोते को बचाने वाली नैनी इसी घर में रहेगी। मुझे और क्या चाहिए? नैनी, सब क्लियर है ना? मैं तुम्हारे ही इरादों के हिसाब से आगे कदम रख रहा हूँ। मेरी बातें मानने के लिए, मुझे तनख्वाह देने के लिए धन्यवाद साहब जी। तो फिर थैंक्स। इस तरह हाथ जोड़ के नहीं बोलते हैं। ये आपको छोड़ने वाला हाथ नहीं है साहब जी, आपको सहारा देने वाला हाथ है ये। इसे सिर्फ शेक हैंड मत समझना नैनी। तुम्हारी नादानी की वजह से आने वाले मुसीबतों में तुम पड़ोगी, तब तुम्हें पकड़ने वाला ये हाथ है। तुम जल्दी जान लोगी। हाँ। मैं आई कम इन आंटी? कम इन जैस्मिन। आंटी, इस घर में सभी लोगों की तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? और नहीं तो क्या आंटी, हमने सोचा क्या था और हो क्या रहा है। क्या हुआ? जो सोचा था वही हुआ है। जो सोचा था वही हुआ, पर इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। विशाल इतनी जल्दी शादी के लिए मान जाएगा, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये सब तुम्हारी किस्मत है। हाँ आंटी, जिसने कहा था कि मैं तलाक नहीं दूंगी, वो चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। नैनी जब तक तलाक ना दे तब तक मैं भी तलाक नहीं दूंगा कहने वाला शादी के लिए मान गया। विशाल के साथ मेरी शादी होगी ये सुनकर जिसका दिमाग हिलता था, वो बुढ़िया भगवान को धन्यवाद कर रही है। इतने लोग इतने शॉर्ट टाइम में अपना मन बदल देते हैं। यहाँ इंसान बदल रहे हैं तो मन नहीं बदल सकता क्या? जो भी हो, प्लान्ड होना चाहिए। आपका प्लान क्या है क्लियरली पता चल रहा है, पर नैनी का क्या प्लान है कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके पास अगर दिमाग होता तो गधों की तरह सिर हिलाती रहती क्या? पक्का कोई प्लान बनाकर साजिश करती वो। पर आंटी, ऊपर से इनोसेंट लगने वाली नैनी को इतना कम भी नहीं समझना चाहिए। ये मुझे समझा रही है इंसानों को समझने के मामले में। साइलेंट रहने वाले ही चांस मिलने पर
वायलेंट हो जाते हैं आंटी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, शादी के लिए विशाल भी मान गया है। तुम्हें बस एक ही काम करना है अब, शॉपिंग। वो ठीक है आंटी, भले ही विशाल आपके साथ कोऑपरेट करे, पर क्या वो मेरे साथ कोऑपरेट करेगा? वो बुरा इंसान नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे लोगों की एक वीकनेस भी होती है, और वो वीकनेस है भरोसा करना। एक बार तुमने उसका भरोसा जीत लिया तो समझो कि उसके बाद चाहे तुम जो भी करो, जो भी कहो, वो तुम्हें गलत नहीं समझेगा। ठीक है आंटी। मैं क्या करूंगी आप नहीं जानती हैं आंटी। मेरा एक ही एजेंडा है, शादी के बाद विशाल के समाधि पर झंडा लहराना है। माँ, मैंने कभी भी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे मांग रही हूँ। मुझे हिम्मत दीजिएगा, मेरा दिल पत्थर का बना दीजिए, ताकि साहब जी के सामने मेरी आंखों से आंसू बिल्कुल न गिरे। साहब जी की शादी को देखने की मुझे हिम्मत दीजिएगा माँ। शिवा, तुम कब आए? माँ, दादाजी, सुमन, वो लोग कैसे हैं? वो जिंदा ही है नैनी। ये क्या शिवा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या नैनी, तुम यहाँ महारानी की तरह रह रही हो सोचकर वो वहाँ खुशी से जी रहे हैं। तुम यहाँ तनख्वाह लेकर नौकरानी की तरह रह रही हो, ये उन्हें पता चला तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे बताओ? मेरी जिंदगी कैसी चल रही है ये विशालाक्षी माँ, और उसके बाद तुम ही जानते हो शिवा। पर अगर विशाल बाबू ने दूसरी शादी कर ली तो इस जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं होगा ना नैनी। नैनी, माँ जी, मैं अपने मन की बात आपको बताना चाहती थी, पर अब तो खुद ही आ गई। क्या बताओगी? कि तुमने मेरी बात नहीं मानी? जिस कारण की वजह से तुम इस घर में आई थी, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, यही बताओगी? या ये बताओगी कि तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करने जा रही हो? या ये कहोगी कि मेरे बेटे की जिंदगी तुमने दांव पे लगा दी? माँ जी। और नहीं तो क्या नैनी, मुझसे एक बार बोले बिना विशाल को दोबारा शादी करने के लिए तुमने शर्त क्यों रखी? नैनी मासूम है ना, इससे ज्यादा मासूम तो यहाँ कोई भी नहीं होगा। हासनी मीम साहब जी के साथ मैं सौभाग्यवती देवी के मंदिर गई थी। वहाँ पर स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे पति की दूसरी शादी ही इसका समाधान होगा।
तुम्हें अपने हाथों से ही पति को सजाना होगा, तभी तुम्हारे भाग्य में ये जानने की संभावना होगी कि तुम्हारे पति के साथ क्या होने वाला है। साहब जी की जान बचाने के लिए ये दूसरी शादी करवा रही हूँ माँ जी। तुम अपना सब कुछ दांव पे लगाकर मेरे बेटे को बचाना चाहती हो नैनी, पर वो तिलोत्तमा वकील जगन्नाथ की बेटी जैस्मिन के साथ विशाल की शादी करवा के उसे इस घर की बहू बनाना चाहती है। इस शादी के लिए अगर मैंने मना कर दिया तो पता नहीं तिलोत्तमा मेम साहब जी क्या कर बैठेंगे। वो उनको अपनी माँ मानते हैं, वो उनसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो साहब जी जी नहीं पाएंगे। शादी कर लो कहना ही गलत था नैनी। और वो भी जैस्मीन या जो भी है उसके साथ शादी करा देंगे ना, इसीलिए गायत्री माँ परेशान हो रही है। हाँ, बताओ तुम्हें देवी माँ ने क्या दिखाया नैनी? उस जैस्मिन के कारण ही मेरे बेटे को खतरा है, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई दिया माँ जी। फिर ये शादी कराने का तुमने कैसे सोच लिया? वो शादी कर ले ये मैंने शर्त रखी है, पर उस वकील की बेटी से करे ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने माँ जी। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तिलोत्तमा ने जो ठान लिया है वही करेगी। खतरे का सामना करने के बाद मैं ये शादी रोक दूंगी माँ जी। ये तुमसे हो पाएगा क्या? इस घर की इज्जत और प्रतिष्ठा को इस शादी से जोड़ देंगे नैनी। तुम अपने हाथों से विशाल के सिर पर सेहरा बांधकर अपने किस्मत से उसे खुद मिटा रही हो नैनी। मेरे बेटे की जान बचाने के बाद शादी होकर रहेगी। अगर तिलोत्तमा ने जिद पकड़ ली तो तुम क्या कर लोगी? वैसे भी वो जैस्मिन बहुत चालाक है। अगर आखिरी समय में हालात तुम्हारे हाथों से फिसल गया और ये शादी हो गई तो? इसीलिए पहले इस रास्ते से जैस्मिन को हटा दो, तभी तुम्हारा रास्ता आसान होगा। जाओ नैनी, जाकर विशाल से कहो कि वो जैस्मिन से शादी ना करे। ठीक है माँ जी, ठीक है। मैं अभी जाकर साहब जी से कहती हूँ।